नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि कोई एक कंपनी है जिसके 4-5 ओनर हैं, ठीक है। उस कंपनी के 4-5 ओनर के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट हम क्रिएट कर देंगे कि वह किसी दूसरे काम में अपना समय नहीं दे सकता, है ना, या उसी नाम की दूसरी फॉर्म को नहीं खोल सकता, दूसरे फॉर्म संस्थान नहीं चला सकता। इस सब बारे में चर्चा करने वाले हैं आज। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 चैप्टर नंबर इसका जो है पहला ही है, क्योंकि हमने सारे चैप्टर तो ख़त्म कर दिए। चैप्टर इसका ये पहला है, भाग पहला है, मतलब सेक्शन 1 से लेकर 75 तक। दूसरा भाग इसका 124 से 238 तक है। तो हम पहले ही भाग पे चर्चा कर रहे हैं, है ना। जनरल प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, है ना, प्रिंसिपल्स पे चर्चा कर रहे हैं हम। तो सेक्शन 27 पे हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 27 बोलता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के बारे में बोला गया है। आपको मैंने वाइड कॉन्ट्रैक्ट बता दी, अब एग्रीमेंट के बारे में सब बता चुके हैं। सिर्फ सेक्शन 27 को डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। व्यापार करने से रोके तो एग्रीमेंट वाइड होगा, सेक्शन 27 ये बोलता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। अब जैसे कोई एक व्यक्ति है, आपको व्यापार करने से रोकता है, तब क्या होगा, उसका एग्रीमेंट वैलिड होगा कानून की नज़रों में। उसका एग्रीमेंट कानून की नज़रों में बिल्कुल शून्य होगा। वह क्यों होगा, क्योंकि यह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है। आपने भाग कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ा होगा, व्यापार एवं वाणिज्य, उसमें दिया है कि हर व्यक्ति भारत में व्यापार कर सकता है, भारत के किसी भी क्षेत्र में जाके, है ना। और हमारा फंडामेंटल राइट्स भी है, रोजगार की स्वतंत्रता है, आर्टिकल 19 में बोला गया है। आर्टिकल 19 यही बोलता है स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें बोलने की स्वतंत्रता है, आज़ादी है, सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता है, रोजगार की स्वतंत्रता है। तो व्यापार, तो फिर एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट का है, व्यापार करने से रोक लगाता है, तो वह कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड नहीं होगा, ऐसा बोल दिया गया। इसका एक लैंडमार्क केस हुआ था, उस पर चर्चा करेंगे, मधुबन चंद्र वर्सेस राजकुमार दास, ठीक है। एक केस था मधुबन चंद्र वर्सेस राजकुमार दास। इसमें क्या हुआ था कि तुम्हारा मधुबन चंद्र जो था और एक व्यक्ति था राजकुमार, इन दोनों में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। मधुबन चंद्र और वर्सेस राजकुमार दास में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भाई तू जा, ये दुकान जो है ये अपनी मुझे बेच दो, आप यहाँ पर दुकान मत खोलो या और अपनी दुकान बंद करो, 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, आप चले जाओ। ऑफ़र एक तरफ से आया, दूसरी तरफ से एक्सेप्ट हो गया ऑफ़र, कंसिडरेशन मिल गया दोनों को, एक को 10 लाख मिले, दूसरे ने दुकान बंद कर दी और वही दूसरा व्यक्ति वहाँ दुकान चलाने लग गया, ठीक है। क्यों चलाने लग गया, क्योंकि जो तुम्हारी राजकुमार की दुकान थी, मधुबन दास की दुकान जो थी, राजकुमार की दुकान बढ़िया चल रही थी, मधुबन दास की बढ़िया नहीं चल रही थी। इसलिए राजकुमार ने कहा मधुबन दास से कि भाई तुम जाओ यहाँ से, दुकान छोड़ के 10 लाख रुपए देंगे। राजकुमार ने कॉन्ट्रैक्ट किया, मधुबन दास ने एग्री किया, 10 लाख रुपए ले लिए और कुछ दिन के लिए वह चला गया दुकान छोड़ के, फिर आके वापस दुकान खोल ली, है ना। तब क्या हुआ कि तुम्हारा मधुबन चंद्र जो था राजकुमार के ऊपर केस कर देता है और बोलता है कोर्ट में कि भाई 10 लाख रुपए लिए थे, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जनरेट किया था कि हम यहाँ दुकान नहीं खोलेंगे। तो कोर्ट ने बोल दिया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वह व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता देता है, व्यापार और फंडामेंटल राइट्स भी है, रोजगार की स्वतंत्रता, तो जो आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था वह वैलिड नहीं है, इसीलिए मधुबन चंद्र दोबारा दुकान वहाँ पे खोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने कहा 10 लाख रुपए दे दो, तो उसने कहा भाई ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, वो आप डिस्कस कर लो, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं कहता है ना। कॉन्ट्रैक्ट का जो सेक्शन 2H है वो क्या बोलता है, सेक्शन 2H में बोला गया एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय द कॉन्ट्रैक्ट। आपके लिए वही एग्रीमेंट वैलिड माने जाएंगे जो कानून द्वारा लागू करा सकते हैं, कानून लागू नहीं कर सकता, क्योंकि व्यापार एवं वाणिज्य हर व्यक्ति का अधिकार है अपना और कर सकता है। तो ठीक है, तो फिर ये केस हार गए और राजकुमार दास जी अपना चले गए, दुकान छोड़ के सब बंद कर दी, कि मधुबन चंद्र जी अपना केस जीत गए थे और इन्होंने फिर से दुकान चालू कर दी। तो ये हो गया आपका सेक्शन 27 एग्रीमेंट। और कैसा एग्रीमेंट, व्यापार में किया हुआ एग्रीमेंट, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर लिखना। अब सेल्स ऑफ गुडविल क्या है ना। अब सेल्स ऑफ गुडविल पे चर्चा करेंगे। सेल्स ऑफ गुडविल मतलब होता है कि किसी को अपनी फॉर्म को बेच देना। अब मान लेते हैं कि कोई एक कंपनी है, अब लावा कंपनी है, लावा मोबाइल। अब लावा मोबाइल की कंपनी सैमसंग ने खरीद ली,
लावा मोबाइल की कंपनी सैमसंग मोबाइल ने खरीद ली और इनके साथ एक एग्रीमेंट हो गया। क्या हो गया कि सैमसंग का एग्रीमेंट लावा मोबाइल से हुआ कि भाई तुम अपनी कंपनी लावा मुझसे बेच रहे हो, इसके सारे शेयर्स भी बेच रहे हो, इसके सारे शेयर मतलब सारे शेयर सैमसंग ने खरीद लिए, कंपनी भी खरीद ली। अब आप इसी नाम से कोई दूसरी कंपनी स्थापित नहीं कर सकते। ये सेल्स ऑफ गुडविल बुक का कहना है कि इसी नाम से दूसरी कंपनी आप नहीं खोल सकते। अगर लावा मोबाइल ऐसी कंपनी दूसरी खोलती है तब लावा मोबाइल को इस पर फाइन भरना पड़ेगा। तो क्या यह कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा? नहीं, यह कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, क्योंकि जो लावा और सैमसंग के बीच में एग्रीमेंट हुआ है वह वैलिड एग्रीमेंट होगा, क्योंकि सैमसंग ने लावा को व्यापार करने से रोका नहीं है। लावा मोबाइल की सारा प्रॉपर्टी और कंपनी और शेयर सैमसंग ने खरीद लिए हैं। तो लावा कंपनी जो है, लावा नाम जो है, उसकी ओनरशिप किसको ट्रांसफ़र हो गई? सैमसंग मोबाइल को ट्रांसफ़र हो गई। तो लावा की ओनरशिप सैमसंग को ट्रांसफ़र हो गई, इसीलिए इस नाम की संस्था अब दोबारा कोई और नहीं खोल सकता। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो बनेगा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा मित्रों। ये हो गई डील, सेल्स ऑफ गुडविल, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डील हो गई। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट की। ठीक है, तो सेक्शन 11, सेक्शन 36, सेक्शन 52 पार्टनरशिप एक्ट की बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट में क्या होता है, एक बहुत बड़ी कंपनी है, जैसे पूमा कंपनी है। पूमा कंपनी को बनाने के लिए 3 ओनर आए, एक ए, एक बी, एक सी। 3 ओनर ने मिलके एक कंपनी खड़ी करी, पूमा। पूमा कंपनी आप सारे लोग जानते हैं, बहुत बड़ा ब्रांड है। ठीक है, 3 ओनर मिलके एक पूमा कंपनी को खड़ा करते हैं और इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि भाई हम 3 लोग पूमा कंपनी के लिए काम करेंगे, अपना सारा समय पूमा कंपनी को देंगे और इससे बाहर जाके हम कोई काम नहीं कर सकते। ऐसा एग्रीमेंट हो गया। तो क्या यह एग्रीमेंट एक वैलिड एग्रीमेंट होगा? सेक्शन 11, 36, 52 में यही बताया गया है कि 3 ओनर ने एक कंपनी को स्थापित किया है, उनके बीच एग्रीमेंट होगा कि हम तीनों पूमा के लिए काम करेंगे, उससे बाहर जाके कोई काम नहीं करेंगे। उसके बाद जो एग्रीमेंट बनता है वह वैलिड होगा। अगर कोई इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है तो उसको फाइन भरनी पड़ेगी, या तो ये कंपनी छोड़ के कोई दूसरी कंपनी वह अपनी नई बना ले, जैसे लावा कंपनी, या फिर ऐसी कोई नई कंपनी जिसका नामो निशान ना हो धरती पर। ठीक है, ये कहता है अपना सेक्शन 11, 36, 52 है ना, पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट की बहुत बड़ी भूमिका है ना। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। और लास्ट टॉपिक कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद आपका जर्नल प्रिंसिपल्स क्लोज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, LLB फर्स्ट सेमेस्टर। पूरा सिलेबस आपका हो गया कंप्लीट। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।